गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 4 नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं। द हिंदू के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। चलिए देखते हैं आज टॉपिक्स हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडियन पीनल कोड के बारे में देखेंगे। स्काईलार्क सैटेलाइट्स क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को देखेंगे। देन एडीआर के बारे में डिस्कशन करेंगे। वाटर रिस्क रिपोर्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार कैंपेनर्स इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में डिस्कस करते हुए दोबारा से एक इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। चलिए न्यू मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली आशीष सोबती, दीपशिका परदेशी एंड दीपक कुमार ने हमारी टेस्ट सीरीज और वीडियो सीरीज को ज्वाइन किया है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। आप exam.netmock.com पे जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं और चाहें तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसको भी देख सकते हैं। इसके अंदर आपको 33 से ज्यादा टेस्ट मिल जाते हैं और अभी रिसेंटली हमने इसमें सी सेट के जो पेपर्स हैं वो भी ऐड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे टू बी इन द सेफ जोन। देखिए होता क्या है, वैसे कट ऑफ तो आजकल 95 से 105 110 तक आप मान सकते हैं, लेकिन देखिए वो ईयर टू ईयर वेरी करता है। कभी कट ऑफ 95 भी चली जाती है, 98 भी चली जाती है, 105 भी चली जाती है। लेकिन अगर हम 120 का टारगेट करके चलते हैं और 120 या इससे ज्यादा स्कोर करते हैं तो कट ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लास्ट ईयर का अगर आप एवरेज भी ले ले, कितनी भी चाहे, आपको मेंस में लिखने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बेसिकली होता क्या है, अगर आप श्योर हो जाते हैं, प्रीलिम्स का पेपर देके आप घर पे आते हैं और देखते हैं कि आपका स्कोर 120 प्लस हो रहा है, इट मींस अगर 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होते हैं तो भी यहां पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 90% से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा और मेंस की तैयारी बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। लेकिन अगर कट ऑफ के आसपास का स्कोर आता है और आप मेंस की तैयारी करने लगते हैं तो वो तैयारी में उतना ज्यादा आप रिगर के साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप वेट करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तब मेरे को श्योरिटी होगी कि मेरा एग्जाम होने वाला है और उसके बाद ही मैं अच्छे से तैयारी शुरू करूंगा। अनकॉन्शियस लेवल पे ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 120 से ज्यादा आता है तो इवन यू आर सो मच सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट कि एग्जाम तो मेरा हो ही जाएगा, अब मुझे सिर्फ मेंस के ऊपर ध्यान देना है। तो इसी वजह से आप प्रीलिम्स में कम से कम इतना स्कोर कर लीजिए कि फिर रिजल्ट के बारे में सोचना ना पड़े और मेंस की तैयारी आपकी बिना किसी चिंता के हो सके। क्योंकि जब आप एक श्योरिटी से, एक कॉन्फिडेंस से प्रिपरेशन करते हैं मेंस की, तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन पीनल कोड के बारे में पूछा गया। आईपीसी को लेकर आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर जब प्रीलिम्स का आपके सामने आएगा वहां पर भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आप अंडरलाइन करें, ठीक है, और फिर आपसे पूछा क्या है, डिमांड कहते हैं इसे, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ठीक है। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो सही कौन सी स्टेटमेंट है इसको आप सर्कल में डालें। इससे होगा क्या, जब आप ये 3 स्टेटमेंट पढ़ के हटेंगे तो आपकी नजर सीधा इस पे जाएगी और आपको पता होगा कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। क्योंकि देखिए जिसमें करेक्ट दिया होता है वो क्वेश्चन तो आपके वैसे ठीक हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन या इससे ज्यादा ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें इनकरेक्ट पूछा होता है। तो आपका क्या होगा, आप 3 स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आपको एक आदत बन चुकी होगी कि स्टेटमेंट में हर क्वेश्चन तो करेक्ट ही पूछ रहा है और आपका इनकरेक्ट पे ध्यान नहीं जाएगा और इस वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप इसको सर्कल में डाल देते हैं, 3 स्टेटमेंट्स पढ़ के आप नीचे आएंगे, आपको दिखेगा कि इनकरेक्ट पे सर्कल हुआ है और आपको याद आएगा कि मेरे को इनकरेक्ट को आंसर करना है, करेक्ट को नहीं करना है। तो ये जो है छोटी छोटी चीजें आप एग्जाम के अंदर अपना सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन जो है ये आपके करेक्ट करने में ये छोटी छोटी टिप्स जो है हेल्प करती हैं और इतने जो स्कोर होते हैं वो काफी होते हैं जब कट टू कट कॉम्पिटिशन होता है प्रीलिम्स की कट ऑफ को लेकर। पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। द कोड वाज ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1834। तो जो आईपीसी है इसको किसके रिकमेंडेशन पे ड्राफ्ट किया गया था, फर्स्ट लॉ कमीशन की, कब, जिसको 1834 में एस्टैब्लिश किया गया था। हो सकता है इट वॉज ड्राफ्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक की चेयरमैनशिप के अंदर इसे ड्राफ्ट किया गया था, ये भी हो सकता है। इट केम इनटू फोर्स इन 1862 इन ऑल ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट प्रिंसली स्टेट। तो 1862 के अंदर सभी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंदर आईपीसी आ चुका था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर ये नहीं आया था। अभी आपको सोचना है, फिर मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि इसके ऊपर हमने क्वेश्चन क्यों बनाया और करेक्ट आंसर क्या है, ये भी हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम आईपीसी की, दैट इज इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं, तो जो आईपीसी है हमारा जो कोड है इसको फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया था, बेसिकली रिकमेंडेशंस दी थी और ये फर्स्ट लॉ कमीशन जो थी इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1834 के अंदर,
1834 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये कैसे किया गया था? इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर इंडियन चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1834 के अंदर इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। तो यहां पे सेकंड जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, क्या ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड बेंटिक लेके आया गया था? तो नहीं, इट केम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले, तो ये लॉर्ड मैकॉले की चेयरमैनशिप के अंडर आया था, ना कि लॉर्ड बेंटिक। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। इट केम इनटू फोर्स इन 1862। देखिए रिकमेंडेशन कब दी गई थी? 1833 में चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद 1834 में ये कमीशन बनी और 1862 के अंदर ये जो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन दी गई थी ये इंप्लीमेंट हुई। ठीक है, और कहां पे हुई? ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज के अंदर, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो होते थे उनको एक लेवल ऑफ फ्रीडम दी जाती थी कि जरूरी नहीं है कि जो ब्रिटिश लॉज होंगे वो आपके यहां पर भी अप्लाई होंगे। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब देखिए हुआ क्या है, 1834 के अंदर किसी चीज के बारे में रिकमेंडेशन दी गई और 1862 के अंदर उसको बेसिकली इफेक्ट में लाया गया। तो 150 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं इस चीज को। इसके अंदर अब ऐसा फील किया जा रहा है कि अमेंडमेंट की, कुछ चेंज की, कुछ बदलाव की जरूरत है। इसी वजह से एमएचए ने ब्रिटिश एरा के इंडियन पीनल कोड को कहा है कि यहां पर कुछ हमें सजेशंस चाहिए स्टेट्स की तरफ से भी, ताकि हम इसके अंदर जो रिक्वायर्ड, जो नेसेसरी, जिसकी बिल्कुल जरूरत है उस बदलाव को इसके अंदर लेके आ सके। तो आंसर फिलहाल हमारा क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले थे, लॉर्ड बेंटिक नहीं थे। और मैंने आपको इसका बैकग्राउंड जो है वो भी बता दिया है। तो आईपीसी के अंदर देखिए मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि अभी एमएचए ने एक नीड फेल्ट करी है, ठीक है, कि इसमें एक बदलाव जो है वो होना चाहिए। और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका क्या काम होता है? देखिए जब आप पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे तो यही चीजें तो आप सजेस्ट करेंगे। स्टार्टिंग के लेवल में क्या होता है? स्टार्टिंग के लेवल में हम लोग ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे काम करते हैं डिफरेंट पोस्ट के ऊपर, लेकिन एक पॉइंट के बाद तो फिर वी हैव टू गो टू द मिनिस्ट्रीज और वहां पे हमें एज अ थिंक टैंक काम करना पड़ता है कि पिछले 20 सालों के अंदर जो हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया उसके एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा, और तब हम मिनिस्ट्रीज में जाके अपनी रिकमेंडेशंस जो होते हैं वो दे सकते हैं। और अगर इस तरीके की किसी भी बदलाव की जरूरत होती है तो वहां पे सिविल सर्वेंट्स को ही रेफर किया जाता है, उनको ही थिंक टैंक समझ के डेलिब्रेशन और डिस्कशन किया जाता है। इस वजह से यही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि क्या आपका सिविल सर्विसेज वाला माइंडसेट है कि नहीं है, क्या आपको नॉलेज है या नहीं है, क्या आपको वो बेसिक विजडम जो है वो है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा आंसर लिखते हैं तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 20 साल 25 साल जब आप ग्राउंड लेवल पे काम कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट पे, ग्रास रूट पे काम कर लेंगे, तो आपको मिनिस्ट्रीज के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि वहां पर आप वेरियस रिकमेंडेशंस, वेरियस सजेशंस जो अपनी दे सके, आपके एक्सपीरियंस का, आपकी नॉलेज का और आपकी विजडम का इस्तेमाल किया जा सके। तो यहां पे अगर पहली स्टेटमेंट देखें तो यस, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो भी हम टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। क्यों करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज? क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से वो पुराना हो जाता है, कुछ ऐसे उसके प्रोविजन जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, इस वजह से उसमें बदलाव की जरूरत होती है। आईपीसी के साथ भी यही है। काफी सारे ऐसे लॉज हैं जो आज के टाइम में बात करी जाए तो इनइफेक्टिव हैं, और काफी सारे लॉज हम ऐसे लाते हैं जो कि रिएक्टिव इन नेचर में होते हैं। तो इन सब चीजों से भी ऊपर जाने के लिए हम लोगों को टाइम टू टाइम बदलाव करते रहना चाहिए। काफी सारे आईपीसी के अंदर सेक्शंस है जो कि कंट्रोवर्शियल है। यहां पे जैसे दिया गया अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड सेक्शन 309 डेथ पेनल्टी, तो इन सब चीजों को भी एक बार रिव्यू करने की जरूरत जो है वो फील करी गई है एमएचए के द्वारा। इस वजह से अब एक बदलाव जो होगा इसके अंदर लाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप तैयार करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्काई लार्क सैटेलाइट्स के बारे में है। स्काई लार्क सैटेलाइट्स के बारे में पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट्स बेसिकली आपको दे रखी है, वन बाय वन इसे देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है स्काई लार्क इज ए कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट। 7 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन ही हो सकता है। द एम ऑफ द सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इज टू कॉम्बैट द इमिनेंट थ्रेट ऑफ स्पेस कोल्यूशन। स्पेस के ना कोल्यूशन ना हो, इस थ्रेट को खत्म करने के लिए ये जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है बनाया गया। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आजकल हम काफी सारी न्यूज सुन रहे हैं स्पेस डेब्रिज को लेकर। ठीक है, स्पेस डेब्रिज एक बहुत बड़ा इशू है और मेंस के अंदर ये टॉपिक अब आ सकता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा होने वाली है। आप लोग न्यूज में भी ज्यादा से ज्यादा ये चीजें पढ़ने वाले हैं। स्पेस डेब्रिज के अलावा हर कंट्री जो है वो अपनी मल्टीपल सैटेलाइट्स जो है वो प्लेस कर रही है स्पेस के अंदर। इस वजह से जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए अपने व्हीकल्स लिया, अब रोड्स के ऊपर जितने व्हीकल्स आज के टाइम पे हैं, इतना 10 साल पहले तो नहीं थे।
और उससे 10 साल पहले तो और भी कम थे। तो जितने ज्यादा व्हीकल्स होंगे उतना ज्यादा भीड़, उतना ज्यादा कंजेशन जो होगा वो बढ़ेगा, और कंजेशन बढ़ेगा तो कोल्यूजन मतलब टक्कर होने के चांसेस जो है वो भी बढ़ेंगे। इसी तरीके से सेम चीज जो हमारी अर्थ के ऊपर हो रही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से जो उनके टक्कर होने के चांसेस है, जो उनके कोल्यूजन होने के चांसेस है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरीके से स्पेस के अंदर भी जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स इंक्रीज हो रही हैं डे आफ्टर डे, उतना उनके कोल्यूजन का जो थ्रेट है वो बढ़ गया है। और स्पेस के अंदर तो स्पेस डेब्रिस भी होती है और वो भी सैटेलाइट से टकरा सकती है। तो ये पूरा क्वेश्चन इसी बेसिस पे बनाया गया है। क्वेश्चन मेंस के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेस डेब्रिस और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इंक्रीज हो रही हैं, जो थ्रेट है स्पेस कोल्यूजन वो इंक्रीज हो रहा है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस थ्रेट को कैसे कम किया जा सकता है? ये पहली चीज। क्वेश्चन की बात करें प्रीलिम्स के क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए क्योंकि ये कोल्यूजन थ्रेट इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से नॉर्थ स्टार प्लान्स टू प्रोवाइड सेफ एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन थ्रू इट्स स्काईलार्क सैटेलाइट। नॉर्थ स्टार ने प्लान किया है कि स्काईलार्क सैटेलाइट जो एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट है इसको भेजा जाए, क्योंकि ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जो है ये प्रोवाइड करेगी, ये देखेगी कि किस तरीके से कोल्यूजन का जो थ्रेट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ये स्काईलार्क सैटेलाइट्स के द्वारा किया जाने वाला है। क्या ये 7 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है? तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 12 सैटेलाइट्स, 12 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन है, जिसका मेन मकसद यही है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे किया जा सके। तो आप एक तरीके से इमेजिन कर सकते हैं जैसे रोड के अंदर आपको पता है कि पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो किसी ना किसी तरीके से रेड लाइट्स होती हैं, ग्रीन लाइट्स होती हैं, काफी सारी दूसरी चीजें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। तो उसी तरीके से ही स्काईलार्क सैटेलाइट जो होगी स्पेस ट्रैफिक मैनेज करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करेगा जैसे अभी हम रेड लाइट्स ग्रीन लाइट्स का यूज करते और ट्रैफिक पुलिस का यूज करते हैं स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, उसी तरीके से स्काईलार्क सैटेलाइट जो है ये स्पेस के अंदर ट्रैफिक को मैनेज करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लियो के बारे में है, लो अर्थ ऑर्बिट। फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके के पहले भी पूछे गए हैं। आई रिमेंबर 2011 में शायद इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ऑर्बिट की हाइट ही पूछी गई थी। तो यहां पे लियो के बारे में पूछा है, इट्स एन एल्टीट्यूड ऑफ, कौन से एल्टीट्यूड पे ये है, मतलब इसका जो एक्सपेंशन है वो किस एल्टीट्यूड से किस ऊंचाई तक होता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक ये हो सकता है, 100 से 785, 1000 से 3000 या 300 से 1400। सोचिए। चलिए, तो यूजुअली जो लो अर्थ ऑर्बिट नाम में ही है, लो अर्थ मतलब अर्थ के काफी क्लोज है ये। इट इज रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ सरफेस, हमारी जो अर्थ है इसके सरफेस के कंपेरेटिवली ये क्लोज है। अगर हम बाकी ऑर्बिट्स की बात करते हैं, सो इट इज एट ए नॉर्मल एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर या इससे कम। यूजुअली जो इसका एल्टीट्यूड होता है 1000 किलोमीटर या इससे कम का होता है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम ये 160 तक जा सकता है। ठीक है, तो लियो का आपको पता होना चाहिए कि इसका एल्टीट्यूड कितना होता है, 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। और क्योंकि हमने स्काईलार्क के बारे में डिस्कशन किया, लियो उसी से ही एसोसिएट करता है, इस वजह से हमने लियो के बारे में भी डिस्कशन किया था। और मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे आपको देनी हो जो कि आप मेंस के आंसर में लिख पाए, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि लियो के बारे में बात करी जाए, काफी सारी सैटेलाइट्स जो होती हैं आपको लियो के अंदर, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस करनी होती है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्राफिक के थ्रू बताया कि डेब्रीज जो है हमारा जो अर्थ है, अर्थ के आसपास काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो स्पेस जंक किसको कहा जाता है? स्पेस जंक जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है। और प्रॉब्लम ये भी है, स्पेस जंक जो है इनकी स्पीड जो है वो 29,000 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। और अगर इस स्पीड से वो किसी सैटेलाइट से टकराते हैं या फिर अर्थ से टकराते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो होगी वो प्रॉपर्टी को भी हो सकती है और हमारे वहां पे जो लोग हैं स्पेस के अंदर उनको भी हो सकती है। तो पीपल एज वेल एज प्रॉपर्टी जो कि स्पेस में है और जो कि अर्थ के ऊपर है, उनको इन स्पेस जंक से खतरा हो सकता है। इसी वजह से स्काईलार्क को हमने क्वेश्चन बनाया, स्काईलार्क को लॉन्च किया है और साथ में ही हमने लियो के बारे में भी डिस्कशन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 टॉक्स अबाउट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई के बारे में। पीएमआई के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। यहां पे कुछ नए फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट पीएमआई के बारे में करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स है। पहली कहती है इट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स एंड देन ए कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड। तो पहले इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, सर्विसिंग के लिए किया जाता है, सर्विसेज के लिए, और फिर एक कंपोजिट इंडेक्स को भी कैलकुलेट किया जाता है। हो सकता है। सेकंड, पीएमआई बिलो 50 मींस एन एक्सपेंशन। अगर पीएमआई 50 से कम होता है इसका मतलब यह है कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं। द पीएमआई इज यूजुअली रिलीज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। सोचिए, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए,
तो आईएचएस मार्केट इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है उसने अक्टूबर का डेटा जो है वो हमें दिखाया है और इट इज वेरी पॉजिटिव। कल भी हमने डिस्कशन किया था अक्टूबर के डेटा के बारे में कि काफी पॉजिटिव रहा है और लास्ट टाइम के कंपैरिजन में 10% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इकोनॉमी जो है इट इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक। तो वो तो हमें आगे आने वाले महीनों में और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा। बट यहां पे अगर हम पीएमआई की बात करें, यस इट शोज द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और साथ में सर्विसेज के बारे में ये कैलकुलेट किया जाता है और बाद में कंपोजिट इंडेक्स भी निकाला जाता है। और अभी इस इंडेक्स ने शो किया है, जिस वजह से ये न्यूज में था, कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है अक्टूबर के महीने में। अगर हम लास्ट 13 साल को कंपैरिजन करते हैं, पिछले 13 साल के अंदर अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है अक्टूबर 2020 के अंदर देखा गया है और सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी देखी गई है। पीएमआई बिलो 50 मीन्स एन एक्सपेंशन नहीं, पीएमआई 50 से अगर नीचे होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है और पीएमआई अगर 50 से ऊपर होता है तो ये एक्सपेंशन को दिखाता है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। द पीएमआई इज यूजुअली रिलीज्ड इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो यस ये चीज सही है, पीएमआई जो होता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ के अंदर रिलीज किया जाता है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। इकोनॉमी का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, अब आते हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन एडीआर के बारे में है, दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है इट इज एन इंडियन नॉन पार्टीजन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स इन द एरिया ऑफ इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो इलेक्शन रिलेटेड जो रिफॉर्म्स होते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो होते हैं, उस एरिया में एडीआर काम करती है। ये एक नॉन पार्टीजन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है एडीआर का क्या मकसद है, एडीआर का ऑब्जेक्टिव क्या है। एडीआर एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो हमारे यहां पे जो इलेक्शंस हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, उसके अंदर से मनी पावर और मसल पावर को अलग करना, इलेक्शन से भी और पॉलिटिक्स से भी ट्रांसपेरेंसी लेके आना, ये एडीआर का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। ये भी हो सकता है। अभी वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके आंसर के बारे में, 5 सेकंड्स लीजिए और फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी, अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के अंदर कहा था ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन कि आपको यहां पे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने क्रिमिनल केसेस जो भी उनके अगेंस्ट में चल रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और अभी रिसेंटली बिहार के अंदर देखा गया कि 89%, 89% असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है जहां पे 3 या उससे ज्यादा कैंडिडेट्स ने ये डिक्लेयर किया है कि क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑनगोइंग इलेक्शन के अंदर ये एफिडेविट के अंदर मेंशन किया गया, विच इज अ वेरी बिग नंबर। वैसे देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केसेस जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सही होंगे भी सही। तो क्या ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने देने के बावजूद जितवाना चाहिए, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। बट यहां पे हमारा काम जो है वो एडीआर के बारे में है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ये क्वेश्चन है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और जो कैंडिडेट्स क्रिमिनल जो होते हैं उनको टिकट दिया जाता है, इसके बारे में डेफिनेटली हम बाद में मेंस के पर्सपेक्टिव से जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। अब आते हैं पहली स्टेटमेंट के ऊपर, इट इज एन इंडियन नॉन पार्टीजन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यस, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है एक नॉन पार्टीजन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो गए, हमारी पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है इसके बारे में बात करती है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, एडीआर एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी लाने की भी बात एडीआर के द्वारा करी जाती है। इसका मेन मकसद ये है कि किस तरीके से इलेक्शन के अंदर जो पैसा बांट के या फिर अपने गुंडों के थ्रू इलेक्शन जीते जाते हैं उसको कैसे खत्म किया जाए। तो ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे लाई जाए, और साथ में मनी और मसल पावर को कैसे कम किया जाए। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। और अगर मेंस के अंदर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये डेटा बिहार का केस स्टडी मेंशन करना है, और एडीआर कितना अच्छा काम कर रहा है ये भी आपको मेंशन करना है। इसी तरीके से आपके मेंस में नंबर आएंगे जब आप बिहार की केस स्टडी के बारे में लिखेंगे, इस डेटा के बारे में लिखेंगे, लास्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी उसके बारे में लिखेंगे, एडीआर की वर्किंग के बारे में लिखेंगे। देन एग्जामिनर विल नो कि हाँ ये जो कैंडिडेट है ही और शी इज अ होलसम कैंडिडेट, इनको नॉलेज अच्छी है, वेरियस एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज है, कहां कहां प्रॉब्लम चल रही है, किस स्टेट में प्रॉब्लम चल रही है उनके बारे में भी पता है, और सॉल्यूशंस क्या है उसके बारे में भी पता है, डेटा की नॉलेज भी है, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी है। एडीआर को 1999 में फाउंड किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है ओके सो प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, देखिए इसके अंदर आपको वेरियस एमसीक्यू सीरीज मिल जाती है, सी सेट के अंदर जो टेस्ट है वो मिल जाते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, मेरे द्वारा आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो ये सब चीजें आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिलने वाली है, तो आप exam.network.com पे इसे चेकआउट कर सकते हैं और नीचे इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया गया, वहां से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। जो आपके मेंस की आंसर राइटिंग रहने वाली है वो आपको इस साल के लिए दैट इज 2020 एज वेल एज अगले साल के लिए 2021 के लिए मिलेगी, जिसमें मैं आपके आंसर इवेल्युएट करने वाला हूं और कोई नहीं करेगा और फीडबैक आपको डायरेक्टली मुझसे मिलेगा। अदर देन दैट आप चाहें तो फोन पे मुझसे बात भी कर सकते हैं, किसी तरीके की गाइडेंस आपको चाहिए प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर या फिर इंटरव्यू स्टेज को लेकर, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने कैसे तीनों स्टेजेस को पार किया और कैसे आप इन तीनों स्टेजेस को इजीली पास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। बात कर रहा है वाटर रिस्क बाय 2050 रिपोर्ट। तो ये नई रिपोर्ट जो आई है इसके बारे में पूछा कि किसने पब्लिश करी है। तो ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर दो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है क्वेश्चन वो सिंपल क्वेश्चन यही है कि कौन इसको लेके आया है, क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक लेके आया है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर वर्ल्ड वाइल्ड फंड। सोचिए। चलिए तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ये पर्टिकुलर रिपोर्ट लाई गई है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी जरूर पूछता है कि रिपोर्ट लेके कौन आया। डेटा रिलेटेड क्वेश्चन कम रहते हैं यूपीएससी के अंदर, जो कि पीसीएस के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट कौन लेके आया है, थीम क्या है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का, ये सब चीजें यूपीएससी के द्वारा पूछ ली जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर बात किस चीज की करी गई है, बेसिकली वेरियस सिटीज को इसके अंदर स्टडी किया गया है और ये पाया गया है कि कौन कौन सी सिटीज ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है वाटर रिस्क को लेकर। अब वाटर रिस्क है क्या, देखिए आपको पता है कि काफी सारे ऐसे एरियाज है जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है और ड्रॉट लाइक सिचुएशन है। एट द सेम टाइम कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे फ्लडिंग लाइक सिचुएशन है, ठीक है। तो एक बैलेंस नहीं है, और जब लाइफ में या फिर आपकी कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर नेचर के अंदर जब बैलेंस नहीं होता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। तो कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे ड्राउट आ रहा है, कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां फ्लडिंग हो रही है, लेकिन एक जगह पानी बहुत ज्यादा है, एक जगह पानी की बहुत ज्यादा कमी है, बैलेंस जो है वो नहीं है। और दोनों ही जो सिचुएशन है, जो कि इनबैलेंस सिचुएशन है, एक्सट्रीम सिचुएशंस है, ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इस बैलेंस को कैसे अचीव किया जाए, एक इक्विलिब्रियम कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर बात करी गई है। देखा गया कौन कौन सी ऐसी सिटीज हैं जो कि वाटर रिस्क से, चाहे वो वाटर रिस्क ड्राउट का हो, फ्लडिंग का हो, उससे सफर कर रही है। और ये जो एक विशियस लूप बन गया ना कि पहले ड्राउट आता है, फिर फ्लड आता है, फिर ड्राउट आता है, फिर फ्लड आता है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान है वो लोगों को हो रहा है और इस चीज को खत्म करने की बात करी गई है। इस रिपोर्ट में वेरियस सिटीज के नाम भी दिए गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। बट आपको ये पता चल गया कौन इस रिपोर्ट को लेके आया है, WWF इसको लेके आया है। WWF के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो 1961 में इसे फाउंड किया गया था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और विल्डरनेस प्रिजर्वेशन से लेकर एनवायरमेंट के ऊपर ह्यूमंस का, हम लोगों का कितना कम से कम इंपैक्ट पड़े, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके बारे में पूरे स्टडी करती है। WWF का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा 100 कंट्रीज के अंदर इसका काम है, वो सपोर्ट करता है 3000 से ज्यादा कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को WWF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी से रिलेट करता है। विच इंडियन सिटी हैज टॉप्ड इन वाटर रिस्क रिपोर्ट। तो ये वाटर रिस्क रिपोर्ट जो आई है, जो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा दी गई है, इसके अंदर पूछा गया है कि आप बताएं किस पर्टिकुलर सिटी ने टॉप किया, मतलब सबसे ज्यादा ससेप्टेबल कौन सी सिटी है। क्या इंदौर है, जयपुर है, न्यू दिल्ली है, गाजियाबाद है। फिर डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कशन करें। तो यहां पे जिस इंडियन सिटी को चूज किया गया और जिसने टॉप किया, और टॉप करना कोई अच्छी बात नहीं है बिकॉज इट इज अ नेगेटिव थिंग, जयपुर ने यहां पे टॉप किया। जयपुर हैज टॉप्ड। फर्स्ट रैंक जो है वो जयपुर का आया है, सेकंड रैंक इंदौर का आया है, थर्ड रैंक जो है वो थाने का आया है। मतलब सबसे ज्यादा जो रिस्क है इन सिटीज को है, इन रीजन्स को है। और इसके अलावा बीजिंग है, जोहान्सबर्ग है, इस्तानबुल है, हांगकांग है, रियो द जेनेरो है, इन सिटीज को भी सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है अगर हम 2050 तक की बात करते हैं, क्योंकि 100 सिटीज के ऊपर स्टडी करी गई थी और ये पाया गया कि 1/3 सिटीज तो बहुत ज्यादा परेशानी में आने वाली है। 50% जो सिटीज थी, मतलब 100 में से 50 सिटीज जो थी वो तो अकेले चाइना की थी। तो चाइना की सिटीज को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है और 350 मिलियन लोगों की लाइफ जो है वो यहां पे इंपैक्ट होने वाली है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अनुसार। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। जयपुर ने इसमें टॉप किया है, फॉलोड बाय इंदौर एंड थाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि स्टार कैंपेनर्स को लेकर पूछा गया। स्टार कैंपेनर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। बेसिकली इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये न्यूज में दिया गया था, क्यों था वो तो हम डिस्कस करेंगे, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया है। पहली स्टेटमेंट कहती है अकॉर्डिंग टू ECI नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ अ स्टार कैंपेनर। तो ECI के हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर स्टार कैंपेनर की कोई डेफिनेशन नहीं है।
अ रेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन हैव 30 स्टार कैंपेनर्स। तो एक रेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके पास 30 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। उसी तरीके से अनरिकग्नाइज के पास लेकिन रजिस्टर्ड, एक ऐसी पार्टी जो कि अनरिकग्नाइज है लेकिन रजिस्टर्ड है, उसके पास 20 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो कंट्रोवर्सी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट जो इश्यू डिस्कस किया गया इंडियन पॉलिटी का, दैट इज स्टार कैंपेनर, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का एक डिसीजन था, उसे यहां पे उस पर स्टे लगाया। बेसिकली इलेक्शन कमीशन क्या करना चाह रहा था, इलेक्शन कमीशन स्टार कैंपेनर का स्टेटस एक कांग्रेस लीडर को दिया गया था, उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर दिया। इस वजह से स्टार कैंपेनर का जो स्टेटस था उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से वापस लेना चाह रहा था। ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ये पावर नहीं है, ना ही आपने डिफाइन किया हुआ है इस चीज को। तो बेसिकली जो पर्सनैलिटी इन्वॉल्व है वो है मिस्टर कमलनाथ, और एमपी के बाईपोल्स को लेकर स्टार कैंपेनर का जो उनका स्टेटस था, ये इलेक्शन कमीशन कह रहे थे कि इसको हम रिवोक कर देंगे क्योंकि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है। आपको पता है कि टाइम एंड टाइम अगेन कोई भी काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं, काफी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, वो किसी भी पार्टी से हैं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते ही रहते हैं। क्यों करते रहते हैं और क्यों ऐसा कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाया है। तो यहां पे ये पूरी कंट्रोवर्सी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया, इस वजह से हमने क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया। तो यहां पे दे आर नॉमिनेटेड बाय द पार्टीज टू कैंपेन। तो पार्टीज जो अपनी कैंपेनिंग के लिए खुद ही उन्हें नॉमिनेट करती है। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मेंस के अंदर इनके बारे में पूछा जाता है तो प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर फेसेस, देखिए हर पार्टी के अंदर, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ ऐसे फेसेस होते हैं जिनको आप बार बार न्यूज चैनल पे देखते होंगे, बार बार कहीं पे भी कोई भाषण हो रहा है तो वहां पे होते हैं और लोग उनके भाषण को सुनना पसंद भी करते हैं। तो वो पॉपुलर फेसेस, पोस्टर बॉयज आप कह सकते हैं, पार्टी के पोस्टर बॉयज वो बन जाते हैं। ठीक है, और पार्टी भी कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को सामने रखा जाए जिन लोगों को बेसिकली जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं और लोग उनको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, सभी मेजर पार्टीज के कुछ ना कुछ स्टार कैंपेनर्स होते हैं जिनकी लिस्ट वो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन को, इलेक्टोरल ऑफिस को सबमिट करती है, कम्युनिकेट करती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि किसके बारे में, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में पूछा गया। ईसीएलजीएस के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट से पहली कहती है द स्कीम वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था, एज ए पार्ट लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को क्रेडिट प्रोवाइड करने का एक प्रोविजन रखा गया, एक प्रावधान रखा गया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी हुआ क्या है, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने जो ईसीएलजीएस स्कीम है हमारी, इसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 30 नवंबर तक इसको एक्सटेंशन दिया गया है और कहा गया ये स्कीम तब तक चलेगी या तो 30 नवंबर तक, या फिर जो इसके अंदर 3 लाख करोड़ का प्रोविजन बनाया गया था जब तक वो डिसबर्स नहीं हो जाता है। तो विच एवर इज अर्लियर, अगर 30 नवंबर से पहले 3 लाख करोड़ जो है वो सैंक्शन कर दिया जाता है तो ये स्कीम यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 30 नवंबर तक अगर 3 लाख करोड़ जो है वो सैंक्शन नहीं होता है तो भी ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी। तो इस स्कीम में होता क्या है, बेसिकली स्कीम जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंतर्गत लॉन्च करी गई थी। एमएसएमईज को क्रेडिट इसके अंदर दिया जाता है ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके। ध्यान रखिएगा, नाम में ही है इमरजेंसी क्रेडिट, इमरजेंसी तौर पे क्योंकि कोविड-19 था तब भी उसको भी एक इमरजेंसी माना जा सकता है। क्रेडिट लाइन दी जाती है इसके अंदर, क्रेडिट लाइन गारंटी दी जाती है ताकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर जो भी व्यापार किया जा रहा है, जो भी व्यापारी हैं, उनको यहां पर फायदा पहुंचाया जा सके। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा सी। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में देखेंगे क्योंकि हमने पीछे स्टार कैंपेनर्स के बारे में डिस्कशन किया था और यहां पे इनकरेक्ट नहीं, दोबारा से ही करेक्ट पूछा है। इसे आप सर्कल में डालिएगा। 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है द एमसीसी दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट दैट द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड टिल द डेट दैट रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। तो क्या होता है, बेसिकली इलेक्शन शेड्यूल जो होता है इसे अनाउंस किया जाता है, फिर इलेक्शंस होते हैं और फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एक्चुअल में आपके इलेक्शंस हुए और रिजल्ट आया। तो ये पूरी ड्यूरेशन जो होती है, तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये पूरी ड्यूरेशन के अंदर इंप्लीमेंटेड रहता है, इफेक्ट में रहता है। सेकेंड, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसे लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। मे बी एमसीसी डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग भी नहीं है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं।
चलिए देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इसकी है कि इसके पास ना ही कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है, ना ही कोई वैधानिक समर्थन है, और ना ही इसे लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाता है। इसी वजह से टाइम एंड अगेन वेरियस इंडिविजुअल्स जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई रेपरकशन, कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई एडवर्स, कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, जब आपको पता है कि कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फेस ही नहीं करने हैं, जब आपको सजा का कोई डर ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस चीज को वायलेट करेंगे। और ये चीज हमें देखने को भी मिलती है टाइम एंड अगेन जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं। सो यस, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड एट द सेम टाइम इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग भी नहीं है। बात करी जाए ये कब से कब तक इफेक्ट में रहता है, जब अनाउंसमेंट होता है शेड्यूल का कि कब कब इलेक्शन कितने चरण के अंदर कराए जाने हैं, जब इलेक्शन वेरियस चरण के अंदर होते हैं, और जब उसका रिजल्ट आता है इस पूरे पीरियड के अंदर किसी भी तरीके से लोगों को मैनिपुलेट ना किया जा सके। इस वजह से ये पूरा का पूरा टाइम इफेक्ट में रहता है, लेकिन इफेक्ट में रहने के बावजूद भी इसका बहुत बार वायलेशन किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। मेंस के अंदर भी एमसीसी के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप जरूर ये लिखिएगा कि यस इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं होती है। लेकिन मैं आपको जो नई चीज बताने जा रहा हूं वो ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको इंडियन पीनल कोड जो कि 1860 का है हमारा, साथ में ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसके थ्रू कुछ ऐसे जो प्रोविजन है एमसीसी के, एमसीसी पर से एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन इन दूसरे पीनल कोड को, प्रोसीजर्स को और एक्ट को लेकर, इन दूसरे स्टैट्यूज को लेकर कुछ चीजें एनफोर्स कराई जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं जो आप अगेन netmock.com के कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, और विनर कौन है हमारे उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। बट अभी हम रिवीजन करेंगे, बिकॉज मैंने आपको साइकोलॉजी की ट्रिक्स एंड टिप्स स्ट्रेटेजी के अंदर भी ये बताया है कि रिवीजन जैसे ही आप करते हैं, देखिए जब भी आप कोई बुक भी पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी और स्पेक्ट्रम का आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने की इमीडिएटली बाद बुक को बंद मत करिए, उसकी इमीडिएटली बाद उसे 2 मिनट कम से कम दीजिए। 2 मिनट में क्या करेंगे आप, 2 मिनट में पूरे लेक्चर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा, और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, एज पर द साइकोलॉजिकल स्टडीज 30% आपका रिटेंशन जो है वो आपका मेंटेन ज्यादा रहता है। क्योंकि मान लीजिए एक एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट नंबर 1 जो कि रिवीजन करता है, और एक एस्पिरेंट है जो रिवीजन नहीं करता है। तो अगर आप इमीडिएटली रिवीजन करते हैं, जैसे ही लेक्चर या जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसके कंप्लीट होने की इमीडिएटली बाद रिवीजन करते हैं, दूसरे इंडिविजुअल को जिसने रिवीजन नहीं करी है, अगर उसको 6 महीने के बाद 40% चीजें याद है, तो ये आपकी 70% होती है, उससे 30% ज्यादा होती है। रीजन साइकोलॉजिकल स्टडीज में ऐसा प्रूव हो चुका है कि जो रिवीजन होती है 30% ज्यादा आपको रिटेंशन दे देती है। तो आप 30% इसको लूज नहीं करना चाहेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो इसी वजह से रिवीजन जो है, इमीडिएट रिवीजन काफी जरूरी होती है। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है या आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं किसी बुक में से, न्यूज़पेपर आपने कंप्लीट किया है, तो उसे 2 से 5 मिनट के अंदर रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि अदरवाइज जो चीजें आपने 2 घंटे में पूरा पढ़ के खत्म करी, उसमें से अगर आप 30% वैसे ही लूज कर जाए तो कोई फायदा नहीं है। रादर 2 से 5 मिनट और इन्वेस्ट करिए, और रिवीजन जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को बोरिंग लग सकता है वो जरूर करिएगा, बिकॉज ये जो डिफिकल्ट चीजें, जो बोरिंग चीजें होती है ना, यही एक सक्सेसफुल और एक फेलियर कैंडिडेट के बीच का डिफरेंस जो है वो डिसाइड करती है। चलिए रिवीजन करते हैं। शुरुआत हमने कैसे करी थी, शुरुआत हमने आईपीसी के बारे में करी थी। मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज क्यों करना पड़ता है, बिकॉज एज पर सोसाइटी वो नहीं है एप्ट, तो उसी तरीके से आईपीसी को भी चेंज करने की बात करी गई है। एज अ सिविल सर्वेंट आपको भी ये चीजों के अंदर रेकमेंडेशन अपनी देनी पड़ेगी जब आपकी मिनिस्ट्रीज के अंदर पोस्टिंग्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर भी आपसे एमएचए जो है आपको बुलाएगा, होम मिनिस्टर के साथ आप बैठेंगे, आपके साथ और भी काफी सारे एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट, सीनियर सिविल सर्वेंट्स होंगे, और वहां पे आपको अपनी रेकमेंडेशन की आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो देनी पड़ेगी। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था स्काईलार्क सैटेलाइट्स के बारे में। तो यहां पे 12 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है, और किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाए सैटेलाइट्स का, जैसे कि हम व्हीकल मैनेजमेंट करते हैं अपने यहां पर अर्थ के ऊपर, स्पेस के ऊपर ये चीजें कैसी करी जाए, ये स्काईलार्क सैटेलाइट देखने वाला है। देन हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में लियो के बारे में, लो अर्थ ऑर्बिट जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है, सबसे ज्यादा डेब्रीज मिलती है और सबसे ज्यादा कोलिजन के चांसेस होते हैं, वहां पर 160 से 1000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे मिलता है, और क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, दिस इज द डेब्रीज। फिर हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग का अलग बनाया जाता है, सर्विसेज का अलग बनाया जाता है, और फिर उसे कंबाइन कर दिया जाता है। यूजुअली मंथ के बिगिनिंग में रिलीज किया जाता है। अभी जो डेटा निकाला गया अक्टूबर के हिसाब से काफी पॉजिटिव है। फिर हमने देखा था इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन एडीआर के बारे में, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसके बारे में आप मेंशन करने वाले मेंस के अंदर भी नॉन पार्टीज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से लाया जाए इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर और हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर मनी और मसल पावर को कैसे खत्म किया जाए, इसके ऊपर इसका पूरा ध्यान रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो था वाटर रिस्क के बारे में था। यहां पे WWF इसको लेके आता है। हमने ये भी देखा था कि जयपुर जो है उसने यहां पे टॉप किया है और यहां पे प्रॉब्लम होने वाली है वाटर को लेकर इन फ्यूचर 2050 के अंदर। 100 सिटीज को यहां पे देखा गया था, जिसमें 50 या उससे ज्यादा सिटीज जो हैं वो चाइना से ही आई हैं। इंडिया की भी कुछ सिटीज हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए थे। और WWF के बारे में देखा जाए 1961 में से फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स का ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा था हमने, वी टॉक्ड अबाउट स्टार कैंपेनर। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई डेफिनेशन नहीं है और मैंने आपको यहां पे मिस्टर कमलनाथ का जो केस था वो भी बताया था। 40 कैंपेनर्स हो सकते हैं, स्टार कैंपेनर्स रेकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, एंड द नंबर इज 20 व्हेन वी टॉक अबाउट अनरिकग्नाइज्ड बट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये कौन लोग होते हैं, बेसिकली दे आर नॉमिनेटेड बाय पार्टीज, जो कि पॉपुलर फेसेस होते हैं, पॉजिटिव वॉइस होते हैं, जो कि काफी ज्यादा भाषण देखते हुए आपको मिल जाएंगे। ये जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं, इनकी वजह से पार्टीज को ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ वोट्स जो वो गार्नर करते हैं, नंबर ऑफ सीट जो वो जीतते हैं, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है। फिर हमने ECLGS के बारे में देखा था। तो ये MSMEs के लिए है और आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का एक पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में देखा था। MCC के अंदर हमने देखा था कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, MCC की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग भी नहीं है और इसी रीजन की वजह से इसका वायलेशन टाइम एंड अगेन होता रहता है। MCC कब से ऑपरेशन में आ जाता है, जब से शेड्यूल अनाउंस होता है, इलेक्शन वेरियस चरणों के अंदर होता है और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, पूरे टाइम पीरियड के अंदर ये इंप्लीमेंटेड रहता है, ध्यान रखिएगा। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी आप मुझे आंसर करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पूछा था, okay, this is the question, in which country typhoon Goni has recently caused landfall। तो किस कंट्री के अंदर टाइफून गोनी ने अभी लैंडफॉल को कॉज किया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि 2020 का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून जो है टाइफून गोनी रहा है और टाइफून गोनी ने जिस कंट्री के अंदर लैंडफॉल किया था वहां पर मोलावे करके भी एक दूसरा टाइफून आया था, अगर आपको याद हो तो। चलिए मेंस के क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसका आंसर आपको अगेन ये आप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। कहां पर? यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो मेंस के क्वेश्चन का आंसर है, चलिए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। सो मेंस के अंदर जो चीज आपको आंसर करनी है, दिस इज द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जो अभी हमने डिस्कस किया था बिहार के बारे में, मैंने आपको पूरा बताया था और ये भी बताया था कि मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फाइट इलेक्शंस फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर एलिज्ड टू बी इन्वॉल्व इन क्रिमिनल केसेस। तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश करते हैं हमारा, वो खुद ही काफी सारे क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होने के उनके ऊपर एलिगेशन होते हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे खत्म किया जा सकता है और एटलीस्ट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये आपको बताना। आप चाहे तो जब मैं ये PDF शेयर करूंगा, इसकी न्यूज यहां से पढ़ लीजिएगा netmok.com के ऊपर, और पीयर इवेल्युएशन के लिए netmok.com के ऊपर अपना कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर दीजिएगा। अदरवाइज exam.netmok.com के ऊपर मुझसे इवेल्युएशन कराना चाहते हैं तो नीचे वाले लिंक को यूज करके यहां पे सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका करेक्ट आंसर हेमंत चौहान ने दिया। तो हेमंत, आप हमें netmok IAS के ऊपर netmok@gmail.com के ऊपर बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। इसके अलावा मैं हमेशा से आपको कहता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, चाहे कितना भी आपने स्कोर क्यों ना किया हो। और इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी भी अराउंड 40% लोगों ने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करने के बाद ऑल बटन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज आज जाके देखिए कि किस किस लोगों ने बेल आइकन को प्रेस किया, उसे प्रेस करिए, नहीं किया है तो और बाद में ऑल बटन को प्रेस करिए ताकि कोई भी आपका नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड बाय।